क्लास 10th सब्जेक्ट SST जियोग्राफी चैप्टर नंबर 3। इट्स अ रिवीजन वीडियो। हमने इस चैप्टर के बारे में पहले से ही रीड कर लिया है और हमको इस चैप्टर के बारे में रिवीजन करना है। तो देखते हैं वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे इनको हम रिसोर्स को बनाए रख सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, हम इसके पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में रीड करनी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। You already know that 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमने देखा है, पहले से ही लर्न किया हुआ, पहले से हम जानते हैं कि अर्थ की जो सरफेस है वो 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है। हम ये पहले से ही इसको रीड कर चुके हैं है ना। उसके बाद अगर परसेंट में देखा जाए तो नियर अबाउट 70% जो पार्ट होता है अर्थ सरफेस का वो वाटर से कवर्ड होता है, 70%। ओके, उसके बाद 70.2 होता है ना, 70.8, लगभग 71% ऐसा होता है। और जो लैंड से कवर्ड होते हैं उनमें 29.2% आते हैं। अब लैंड पार्ट में देखा जाए तो उसमें माउंटेन्स, रॉक्स, वैलीज, प्लेट्यूज, ये सारी चीज़ें, और प्लेन्स, ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं। फॉरेस्ट आते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें 29% में आते हैं। तो हमने इसके बारे में देखा इसको। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या हुआ है। इट प्रेडिक्टेड दैट बाय 2025 नियरली 2 बिलियन पीपल विल बी लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी। हम इस चैप्टर के बारे में जो मेन पॉइंट होंगे उन्हीं पे हम फोकस करेंगे। तो एक ऐसे कुछ आंकड़े आते रहते हैं, है ना, जिसमें ये एक अनुमान लगाया गया है कि नियर अबाउट 2025 में एक समय ऐसा आएगा कि उस समय नियर अबाउट 2 बिलियन पीपल ऐसे होंगे जिन्हें वाटर स्कैर्सिटी में लिव करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। वाटर स्कैर्सिटी का मतलब लेस ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट है वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब हमें देखना है कि वाटर स्कैर्सिटी क्या है एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन, और वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जाता है और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। गिवन द abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. The moment we speak of water storage, we immediately associate it with regions having low rainfall or those that are drought prone. We instantaneously visualize the desire of Rajasthan and women balancing many mudcars, earthen pots used for collecting and storing water and traveling long distances to get water. True, the availability of water resources varies over space and time, mainly due to the variation in seasonal and annual precipitation, but water scarcity okay। हमें इस चैप्टर में देखना है, इस पार्ट में, कि अगर वाटर स्कैर्सिटी की बात की जाती है तो इसको इमेजिन करना भी हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है, डिफ़िकल्ट काम वर्क होता है इसको इमेजिन करना कि वाटर स्कैर्सिटी में हमारी लाइफ कैसे ही होगी। तो ये हमारे लिए क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, कष्टकारी होता है। लेकिन हमें उस डे के लिए, उस टाइम के लिए क्या करना चाहिए, वाटर की स्टोरेज करना चाहिए। हम राजस्थान में या गुजरात के कुछ पार्ट हैं जहाँ पे वाटरफॉल, रेनफॉल बहुत कम होती है, तो वहाँ पे हम इस प्रॉब्लम्स को क्या होता है, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, टीवी में, है ना, और आजकल देखा जाए तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम हमेशा ये देखते रहते हैं ना कि क्या हुआ वहाँ पे, सूखा पड़ा, ये सारी समस्याएं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हो कॉमन हो जाती हैं उन प्लेसेस पे। ठीक है, तो हम और ये भी देखते हैं कि राजस्थान के पार्ट में कुछ वीमेंस होती हैं जो मटकाज, है ना, जो अर्थन पॉट्स होते हैं, मिट्टी के जो घड़े होते हैं, उनको क्या करते हैं, उन्हें वाटर को स्टोर करने के लिए बहुत दूर तक क्या करती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक उनको पैदल ही जाना पड़ता है इन सर्च ऑफ वाटर की सर्च में। और वहाँ से क्या करती हैं, उसमें वो वाटर को फिल करके फिर ले आती हैं, उस वाटर को स्टोरेज करती हैं।
ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए अगर इमेजिन करना हो तो भी हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने इसको देखा, इसलिए हमें जो है देखिए ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सेसिव यूज एंड इनइक्वल एक्सेस टू वाटर अलॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इसलिए हमें ओवर एक्सप्लॉइटेशन यानी कि मिसयूज नहीं करना चाहिए और इनका एक्सेसिव ज़्यादातर यूज नहीं करना चाहिए, है ना। और ना ही इनका जो है फालतू में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि पता चलता है कि नल चल रहा है तो ध्यान नहीं देते लोग, तो उससे क्या होती है जो है लॉस होता है। तो हमें उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन may have ample water resource but it is still facing water scarcity. Many of cities are such examples. Thus, water scarcity may be an outcome of large and growing population and consequent greater climates or water and unequal access to it. Large population requirements more water, not only the domestic use but also produce more food, hence in facilities higher food grain production. Water resources are being overexploited to expand irrigated areas for dry seasons. Irrigated agriculture is the largest consumer of water. Now it is needed to revolutionize the agriculture through developing drought resistant crops and dry farming techniques. May you have seen in many television advertisements the most which farmers are there. Okay. तो हमें क्या करना है, हमने इसमें पढ़ा कि बहुत सारे रीजन्स होते हैं, इससे हमें डोमेस्टिक यूज में ही वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। हमें वाटर की नीड जो होती है वो सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए ही नहीं होती है, और सारे यूजेज होते हैं, जैसे आपका इंडस्ट्री हुआ, डोमेस्टिक हुआ, एग्रीकल्चर रीजन हुआ, और हमारे डोमेस्टिक तो हो ही गया, एनिमल्स के लिए हमें यूज करना पड़ता है। ये सारी क्या हैं, अदर रीजन्स हैं जहाँ पे हमें वाटर की नीड होती है। देखा जाए तो वाटर के नीड में सबसे बड़ा जो रीजन क्षेत्र है वो एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वाटर का यूज होता है, और इन सब के साथ ही साथ इंडस्ट्री भी होती है। इंडस्ट्री में क्या होता है, इनका यूज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा यूज एग्रीकल्चर के एरिया में होता है। सबसे ज़्यादा यूज एग्रीकल्चर के लिए हम करते हैं, और एग्रीकल्चर में उसी वाटर का यूज़ किया जाता है जो ड्रिंक के एबल होता है, यानी कि जो पीने के योग्य होता है, उसी को हम एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, तो जो एग्रीकल्चर का रीजन है वो क्या है, सबसे बिग क्या है, कंज्यूमर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे लार्ज कंज्यूमर है। ओके, नेक्स्ट है, ओपन वेल्स एंड वेल्स इन देयर फार्म्स फॉर इरिगेशन इंक्रीज देयर प्रोड्यूस। देखा जाए तो जितने भी फार्मर्स होते हैं उनकी ज़्यादातर क्या होते हैं, अपने ट्यूबवेल्स होते हैं, अपने वेल्स होते हैं, जिससे वो इरिगेशन कवर करते हैं। बट हैव यू वंडर दैट द कुड रिजल्ट इन दैट इज मे लीड टू फेसिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स एडवर्टाइजिंग अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। तो क्या होता है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो इससे जो वाटर लेवल होता है बहुत ही डाउन हो जाता है, बहुत ही नीचे चला जाता है। फार्मर्स क्या करते हैं, मोर प्रोडक्शन के चक्कर में, मोर फूड प्रोडक्शन के चक्कर में क्या करते हैं, मोर एंड मोर यूज करते हैं ग्राउंड लेवल वाटर का, जिसकी वजह से क्या होती है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बहुत ही नीचे जाने लगता है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विथ इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन creating visit opportunity for today. Large industrial houses are as complex for the commonplace as the industrial units of many MNCs, multinational corporations. तो देखते हैं बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज होती हैं, अर्बनाइजेशन होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, इसकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का। The ever increasing number of industries have made industries apart from the being heavy users of water, also energy comes from hydroelectric power today. अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री में क्या होता है, वाटर की
ज़रूरत तो नीड तो होती है, इसके साथ ही साथ उसे इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रिसिटी वाटर से ही आती है। इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसकी सप्लाई वाटर से की जाती है। देखा जाए तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो वाटर से जनरेट की जाती है, और पूरे इंडिया में जितने भी एनर्जी पावर जनरेट की जाती है उसमें 22% जो एनर्जी होती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जनरेट की जाती है। ओके, फिर देखते हैं। सो फार वी हैव फोकस्ड ऑन द क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। तो हम वाटर स्कैर्सिटी के एस्पेक्ट्स पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशन वेयर वाटर इज sufficiently available to meet the needs of the people, but the area still suffers from water scarcity. This scarcity may be due to bad quality of water. Lately, there has been a growing concern that even if there is ample water to meet the needs of people, much of it may be polluted by domestic and industrial wastage, chemicals, pesticides, and fertilizers used in एग्रीकल्चर, thus making it hazardous for human use। तो देखा जाए तो वाटर जो होते ही हैं, लेकिन उसमें देखा जाए तो पूरे अर्थ में जितना वाटर है उसमें नियर अबाउट 3% ऐसा है जो ड्रिंकेबल है, जिसे हम ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, पशुओं को पिला सकते हैं। ये सारे ड्रिंक ये कितने हैं, ओनली 3% हैं। देखा जाए तो ये पोल्यूटेड कैसे होती हैं, ये पोल्यूटेड का मतलब ये प्रदूषित कैसे होती हैं। इसके कई सारे रीजन्स दिए गए हैं, जैसे डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज, और क्या है, केमिकल्स हुए, पेस्टिसाइड्स हुए, और फर्टिलाइजर्स हुए जो एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं। दस मेकिंग इट हैजार्डस फॉर ह्यूमन यूज, जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए इसको क्या किया जाता है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ह्यूमन के वेलफेयर के लिए। इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यू मे ऑलरेडी रियलाइज दैट द नीड ऑफ द आवर इज टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज टू सेफगार्ड आवर सेल्व्स फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड्स, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, continuity of livelihood and productive quantities, as also to prevent degradation of our natural ecosystem. Over exploitation and mismanagement of water resources will impoverish this resource and cause ecological crises that may have profound impact on our lives। देखा जाए तो इसमें एक बात आई है इकोलॉजी की, है ना। इसमें प्रोडक्टिविटी जो होती हैं, डिग्रेडेशन होता है नेचुरल इकोसिस्टम्स, यानी कि क्या होता है, डिग्रेडेशन यानी कि जो इरोजन होता है, ये सारी बातें इसमें की जा रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात आई है इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम क्या होता है, किसी भी प्लेस पे बायोटिक और अबायोटिक दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम इकोलॉजी या इकोसिस्टम कहते हैं, जो दोनों के बीच का रिलेशन होता है। जैसे आप किसी एरिया में रहते हैं तो आप क्या है, एक बायोटिक पर्सन है, बायोटिक कंपोनेंट है। तो आपके आसपास के जो क्षेत्र है, मान लीजिए वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ का जो वेदर है, और वेदर के साथ साथ देखा जाए तो वहाँ का क्वालिटी ऑफ सॉइल हो गया, वाटर हुआ, है ना। तो वहाँ का जैसा माहौल होगा जो आपको इफेक्ट करता है, इन दोनों के बीच का क्या होता है जो रिलेशन, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। क्योंकि जिस तरह के रीजन में आप रहते हैं उसी तरह से आपकी फिजिकल एबिलिटी भी होती है। आप मैदानी भाग में रहते हैं तो आप क्या होते हैं, ठीक ठाक होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में देखा जाए तो वहाँ पे लोग क्या होता है, उनकी हाइट थोड़ी कम होती है और वाइट होते हैं, है ना। और देखा जाए तो जहाँ पे तापमान हीट ज़्यादा होता है वहाँ के पर्सन बहुत ब्लैक होते हैं। जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है विंटर, जैसे यूरोप का क्षेत्र हुआ, तो वहाँ पे लोग वाइट होते हैं। अब देखा जाए इंग्लैंड के लोग हुए, यूरोप के जितने भी कंट्री हैं वहाँ के लोग वाइट होते हैं, गोरे होते हैं, क्योंकि वहाँ का वैसा ही माहौल होता है। तो हम पर्सन्स को भी देख के बता सकते हैं कि ये किस रीजन, किस क्षेत्र विशेष का रहने वाला पर्सन है। इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड
इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हमें जो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, और वाटर रिसोर्स की जो मैनेजमेंट है उसके बारे में देखना है कि मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है। देखा जाए तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऐसा होता है जिसका पर्पज़ एक नहीं होता बल्कि इसके कई सारे पर्पज़ होते हैं, इसलिए हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसे बोलते हैं। मान लीजिए कोई डैम जिसे हम मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स में इसको रखते हैं, उसके द्वारा क्या क्या इफेक्ट्स हमारी लाइफ में पड़ते हैं देखा जाए तो हमें इरिगेशन के लिए वाटर मिलता है, इंडस्ट्री के लिए मिलता है, उसके साथ ही साथ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मिलता है, उसके बाद इंडस्ट्री के लिए वाटर मिलता है, डोमेस्टिक यूज के लिए मिलता है, यानी कि इसके सो मैनी क्या इसके पर्पजेज है, इसके फ़ायदे हैं, है ना, इसके इम्पोर्टेंस हैं। तो क्या होता है ये इसके जो फ़ायदे होते हैं वो, यानी कि जो इसके इम्पोर्टेंस हमने इसको देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं ओके व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। हमने इसी के बारे में थोड़ा सा बात किया, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। आपको बताना है डैम्स क्या होता है और किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, कैसे वाटर को कंजर्व करते हैं, हमको इसमें क्या करना है, रीड करना है। डैम्स वेयर traditionally built to impound rivers and rainwater that could be used to irrigate agriculture fields. Today dams are built not just for irrigation but for electricity generation, water supply for domestic and industrial uses, food control, recreation, inland navigation and fish breathing. इसमें इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक यूजेज, फ्लड कंट्रोल, है ना, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ों के लिए क्या की जाती है, इसमें व्यवस्थाएं की जाती हैं, मैनेजमेंट की जाती हैं। देखा जाए इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एग्जांपल के लिए देखा जाए, फॉर एग्जांपल इन सतलज बीज रिवर बेसिन द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट्स वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोजेक्शन एंड इरिगेशन। तो इसमें भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है जो गुजरात में ये भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है जो सतलज रिवर पे ये बनाई गई, बिल्ड की गई है। और फिर देखा जाए हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पे इसको बनाया गया है, जो कि फ्लड को कंट्रोल करती है। तो क्या करती है, फ्लड को कंट्रोल करती है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच were thought of as the vehicle that would lead the nation to development and progress. Overcoming the handicap of colonial past, Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dams as the temple of modern India. The reason being that it would integrate देखा जाए तो ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारी कंट्री इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद लॉन्च की गई है। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जब हमें अंग्रेज़ों से फ्रीडम मिला, स्वतंत्रता मिली, तो हमने फिर क्या किया, अपनी कंट्री में इन सबको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। इसमें देखा जाए इन्हीं प्रोजेक्ट्स को किस लिए यूज़ किया गया, प्रोग्रेस, ताकि हो सके, डेवलपमेंट हो सके, है ना, जो एग्रीकल्चर के एरियाज़ हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर उसको जनरेट किया जाए, यानी कि टोटल क्या था इसका पर्पज़, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। इन्हीं को हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। उन्होंने इन डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से संबोधित किया था। In recent years, multi-purpose projects and large dams are come under great security and opposition for a variety of reasons. Regulating and demeaning of rivers affect their natural flow, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of reservoir, resulting in rocket. तो इनमें क्या हुआ, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी थे जो बहुत लार्ज थे बहुत, और कुछ मीडियम थे, कुछ बहुत ही छोटे थे। कई टाइप के प्रोजेक्ट्स में लॉन्च किए गए। देखते हैं हम डैम क्या होता है। डैम इज ए बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग रिवर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स डायरेक्ट्स आर
retards the flow, often creating a reservoir, lake or a mountain. डैम क्या होता है? डैम क्या होता है? जो कोई रिवर या कोई लेक हुआ, उसका जो वाटर फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है, उसी पे डैम्स का निर्माण किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, ताकि उसके जो फ्लोइंग वाटर उसको एक जगह स्टोर किया जाता है। फिर उसी से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और उसी से क्या किया जाता है, बहुत सारे नहरें कहने से भी निकाले जाते हैं। डैम refers to the reservoir than the structure. Most dams are a section called a spillway or weir, over which are through which is intended that water will flow either immediately or continuously. Dams are classified according to structure, intended purpose or height based on structure and the materials used. Dams are classified as timber dams, embankment dams are Musoni dams with several subtypes. According to the heights, dams can be categorized as large dams and major dams are alternatively as low dams, medium height dams and high dams. इसमें हमने क्या हुआ, ये देखा कि इसमें बहुत सारे डैम्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, पर्पज होती और उनकी हाइट क्या होती है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। मैंने पहले ही आपको बताया, इसके कई कैटेगरीज पाई जाती हैं डैम्स की। कोई लार्ज होता है, कोई मेजर होता है, कोई स्मॉल होते हैं, मतलब कई इसके टाइप्स पाए जाते हैं, है ना। क्या होता है, हमने इसके बारे में रीड किया। नेक्स्ट हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस टू प्रोजेक्ट्स अराइज ड्यू टू द फेल्योर टू अचीव द पर्पज फॉर विच दे वर बिल्ड। उसमें से क्या होता है, मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस टू द प्रोजेक्ट्स over to their failure to achieve the purpose for which they are built. Economically, the dams that were constructed to control floods have triggered floods due to sedimentation in the river wire. इसमें क्या होता है, जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, उनके जो पर्पज बनाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ पर्पज ऐसे हैं जो फेल्यूर हो जाते हैं, पूरे नहीं होते हैं। डैम्स का सबसे जो मुख्य रीजन होता है उसको बिल्ड करने का, क्या होता है, फ्लड को कंट्रोल करना, है ना। उसको फ्लड को कंट्रोल करने के लिए वर्क ये करता है। ओके, यू मे हैव सीन और रीड हाउ द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स aggravated the flood situation in महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2006। देख सकते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात में 2006 में क्या होता है, जब डैम से प्रॉब्लम्स होती हैं। The floods have not only disturbed lives and property but also caused extensive soil erosion. डैम्स क्या होता है, सिर्फ लाइफ और पर्सन्स से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि इसमें जो सॉइल्स पाई जाती हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इरोजन होता है। Sedimentation also meant that the flood plains were derived of silt, a natural fertilizer for the during on the problems of land degradation. It was also observed that multi-purpose projects induced earthquakes, caused water-borne disease and pests and pollution, restricting from excessive use of water. इसमें देखा जाए क्या होता है, जब डैम्स से प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी डैम्स ब्रोक हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इरोजन होता है। और जो प्लेन्स होते हैं, यानी कि जो एरियाज होते हैं, प्लेन्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वाटर से फिल्ड हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो क्या होता है, उससे कभी कभी इनसे अर्थक्वेक भी आ जाती है, ये भी इससे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो क्या होता है, उससे वाटर पोल्यूशन, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर का हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ ऐसे प्लेस है राजस्थान टाइप में, जहाँ पे क्या होता है, पर्सन्स अपने घर की छतों पे क्या करते हैं, उसको क्लीन करके जो रेन फॉल होता है उसको वाटर को एक जगह स्टोर करने के लिए ऊपर क्या करते हैं, छत पे एक पाइप लगाते हैं, और पाइप से उसका जितना भी
रेनफॉल का वाटर होता है सीधे एक नीचे क्या होता है चैम्बर बना होता है, वो सीधे उसी चैम्बर में पूरा वाटर चला जाता है। उसी चैम्बर में पूरा वाटर इसमें स्टोर होता रहता है, जिससे क्या होता है जब समय यानी कि ज़रूरत पड़ती है तो उसी वाटर को लोग यूज कर लेते हैं। देखा जाए तो कभी कभी उसी जो चैम्बर होता है उसी के ऊपर लोग रूम भी बनाते हैं, ताकि क्या हो वो रूम उसे ठंडा रहता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, ये भी सारी चीज़ें वही दी गई हैं। इरिगेशन ऑफ फील्ड्स, ओके, मैंने रूप स्टॉप रेन वाटर ये आपको बता दिया पहले से ही। नेक्स्ट क्या है वाटर हार्वेस्टर। दिस सेमी एरिया इन द रीजन ऑफ राजस्थान particular in Bikaner, Prodhi and Varmar, almost the houses traditionally had underground tanks for certain drinking waters, है ना। अंडर टैंक्स का क्या होता है वहाँ पे निर्माण किया जाता है, मैंने आपको आगे बताया। ओके, फिर क्या होता है पार्टिकुलर इन दी समर्स रेन वाटर आर पालर पानी एज कॉमनली रिफर्ड टू इन द पेरिस इज कवर्ड parts is covered the purest form of natural water. Many houses constructed underground rooms adjoining the tanka to beat the summer heat as it would keep the room cool. फिर क्या होता है कहीं कहीं जो रूफ से फिर क्या होता है पाइप के द्वारा पूरा वाटर क्या होता है एक चैम्बर में वो अंडरग्राउंड जो टैंक होता है उसमें क्या होता है उसमें आके स्टोर होता है। जब उस ज़रूरत पड़ती है तो उससे क्या होता है वाटर को लेके हम यूज करते हैं। उससे क्या होता है एक फ़ायदा ये होता है कि समर को जो गर्मी होती है उसको कंट्रोल करने में हमें इससे मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। ये क्या है उसका एक अलग लोग यूज कर लेते हैं, अलग फ़ायदा एक इसका उठाते हैं। नेक्स्ट है टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान सैलिड द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन द डिक्लाइन एज प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल to the Panditya Indira Gandhi Canal, though some houses still maintain big tankas since they do not like the taste of tap water. देखा जाए तो इन्हीं ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इससे क्या होते हैं कई सारे कैनल्स में निकाली जाती हैं। इन कैनल्स में एक क्या होती है एक कैनल्स निकाली गई जिसका नाम इंदिरा गांधी कैनल है। ये राजस्थान, पंजाब और वेस्टर्न यूपी इन सारे स्टेट्स में क्या करती है अपने वाटर को पहुंचाती है। उसे यहाँ पर क्या होता है सिंचाई, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। ओके, एग्रीकल्चर में इरिगेशन होगा, डोमेस्टिक यूज, एनिमल्स यूज और इंडस्ट्रियल यूज में इसको क्या करते हैं यूज करते हैं, इसको लेते हैं, है ना। ये क्या होता है राजस्थान को बहुत ज़्यादा ये प्रॉफिट करती है, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, यानी कि उसको फ़ायदा पहुँचाती है। नेक्स्ट देखते हैं Predominantly in many parts of rural and urban India, rooftop water harvesting is being successfully adopted to store and conserve water in Gandhidhar, a remote backward village in Mysore, Karnataka. Village have installed in their household rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs. Nearly 200 households have installed this system, and the village has earned the rare distinction of being rich in रेन वाटर। देखा जाए यहाँ पे जो अर्बन और रूरल एरियाज होते हैं वो क्या करते हैं वाटर को रिस्टोर करते हैं। देखा जाए तो एक पार्ट की बात की जा रही है राजस्थान में, वहाँ पे नियर अबाउट 200 हाउसेज हैं जो क्या करते हैं इसको वाटर को वहाँ पे स्टोर करते हैं। और वाटर के सिस्टम में देखा जाए तो क्या है बहुत ही रिच होते हैं। उसमें क्या होता है अगर देखा जाए तो इनमें क्या होता है 6 मंथ है, यानी कि क्या होता है वो 6 मंथ में ये नियर अबाउट 50,000 लीटर वाटर को क्या करते हैं स्टोर कर लेते हैं। और अगर देखा जाए 1 ईयर में देखा जाए तो ये नियर अबाउट 1 लाख लीटर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। ओके, हमने इसको क्या किया अच्छे से रेट किया वाटर रिसोर्सेज को। थैंक यू।